सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा छठी का पाठ 4 हार की जीत के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर जानेंगे। पाठ से मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर चुनिए, उनके सामने तारा बनाइए या स्टार बनाइए या उत्तर अलग से लिखिए। पहला प्रश्न, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा। जब डाकू खड़क सिंह ने सुल्तान को छीन लिया बाबा भारती से, तो बाबा भारती पर क्या असर हुआ था। पहला ऑप्शन, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया था। अब उन्हें नहीं लग रहा था कि उनके पास कुछ भी चोरी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया था। ऐसा उन्होंने कहा था कि कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं था कि उन्होंने सहायता करना बंद कर दिया था। ये गलत ऑप्शन है। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया था, ये भी गलत है। बाबा भारती अभी भी द्वार बंद करके ही रहते थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने द्वार बंद करना छोड़ दिया था। बाबा भारती असावधान हो गए थे। हाँ, करेक्ट ऑप्शन। अब वे सावधान नहीं रहते थे। जब उन्हें लग रहा था कि उनका घोड़ा चोरी हो जाएगा तो बहुत ज्यादा सावधान रहने लगे थे, बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। रातों को उन्हें नींद नहीं आती थी। वो अस्तबल के बाहर बैठे रहते थे जब खड़क सिंह ने कहा था कि मैं आपका घोड़ा लेकर जाऊंगा, लेकिन जब वो छीन लिया गया था उसके बाद वो असावधान हो गए थे। अब वो सावधान नहीं थे, अब वे नॉर्मल अपना जीवन जीने लगे थे। प्रश्न 2, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। अब बताइए, बाबा भारती भी मनुष्य थे। मनुष्य की ऐसी कौन सी खासियत है। देखिए, सारे गुण मनुष्य में मिलते हैं जितने गुण यहाँ लिखा है, लेकिन हाँ, मनुष्य की सबसे बड़ी जो बात है वो यह है कि वो अपनी चीज पर घमंड करने लगता है। तो बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया कि उन्हें अपनी चीज पे घमंड हो गया था कि मेरा घोड़ा है, इतना सुंदर है, इतना डील डोल है, इतना अच्छे से चलता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि घमंड से उन्होंने घोड़ा दिखाया। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षक। पहला प्रश्न, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। आपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। देखिए, इसका उत्तर क्या होगा। सबकी सहायता करने तथा समाज में भाईचारा व सौहार्द मतलब प्रेम बने रहने के उद्देश्य से इस कहानी का नाम हार की जीत रखा गया है। और इस कहानी का अंत देख के भी हमें पता चलता है कि अंत में खड़क सिंह डाकू भी सुधर जाता है। वो बाबा भारती का घोड़ा वापस दे जाता है, क्योंकि वह चाहता है कि गरीबों की सब मदद करे। ऐसा ना हो कि कोई किसी की मदद करना बंद कर दे। तो इस दृष्टि से इस कहानी का नाम हार की जीत रखा गया। ख, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना होगा तो क्या नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। डाकू का हृदय परिवर्तन, इसमें डाकू खड़क सिंह का हृदय में चेंज हो गया, दिल बदल गया है ना, सोच बदल गई, तो उसके अनुसार हमने ये नाम दिया है। इसका कारण यह हो सकता है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। तभी खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। जब बाबा भारती की ये सब बातें सुनी उसने, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने घोड़े को बाबा भारती को दे दिया। तो इस कारण से हमने इस कहानी का नाम यह रखा। ग, तीसरा क्वेश्चन, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से यह वचन लिया कि इस घटना का वर्णन वह किसी के सामने नहीं करेगा, और इसी बात को सुनकर तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। तो यही वचन बाबा भारती ने लिया था। पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए।
इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार लिखिए। सबसे पहला, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अब इसका अर्थ तो यह है कि भगवत भजन करने के बाद जो समय बचता था बाबा भारती के पास, वह अपने घोड़े की देखभाल में समर्पित कर देते थे, देखभाल में लग जाते थे, है ना। उन्हें जितना भगवान से भजन करना प्रिय था, उतना ही वह अपने घोड़े को भी महत्वपूर्ण मानते थे। इसमें हमारे विचार क्या होते हैं? यह पंक्ति यह दर्शाती है कि मनुष्य के लिए प्रत्येक जिम्मेदारी और समर्पण का समान महत्व होता है। जहां वह भगवान के भजन को महत्व देता है, वहीं वह अपने घोड़े के देखभाल को भी उतना ही महत्व देता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। सबसे पहले इसका अर्थ देखिए, यहाँ बाबा ने जब घोड़ा दिखाया है तो उन्होंने प्राउड फील किया है कि मेरा घोड़ा बहुत अच्छा है, सुंदर है। और वहीं जब खड़क सिंह ने घोड़ा देखा तो आश्चर्य के साथ, हैरानी से। यहाँ पर विभिन्न दृष्टिकोण दिखाए गए हैं कि दो व्यक्ति एक ही चीज को अलग अलग तरीके से किस प्रकार देखते हैं। और इसमें हमारे विचार क्या है? इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं को देखने का प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। बाबा का घमंड और खड़क सिंह का आश्चर्य उनके व्यक्तित्व और उनके अनुभवों की विविधता को दर्शाते हैं। इनसे हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। इस पंक्ति में बताया गया है कि डाकू जो भी वस्तु पसंद करता है उसे वह अपनी समझता है और उस पर कब्जा कर लेता है। इसमें विचार क्या है? इसमें विचार है कि डाकू स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। उसकी इस प्रवृत्ति से उसकी नैतिकता की कमी और दूसरों की चीजों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति हमें पता चलती है कि वो स्वार्थी होता है, उसे सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अगला वाक्य, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसा बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। यह तब की बात है जब वह खड़क सिंह उनका घोड़ा लेकर भाग रहा होता है और बाबा भारती उसे रुकने के लिए कहते हैं और वह देखते हैं उसको, तो ऐसा लगता है जैसे बकरा कसाई की ओर देख रहा हो, क्योंकि वे आत्मसमर्पण कर चुके होते हैं। उन्हें पता है कि अब घोड़ा चला गया, वो मेरे पास वापस नहीं आएगा। तो इसका अर्थ क्या है? बाबा भारती ने घोड़े को ऐसी दृष्टि से देखा जैसे बकरा कसाई को देखता है, क्योंकि वो आत्मसमर्पण की भावना को दर्शाता है। अब वो ये बात मान चुके हैं कि घोड़ा अब तुम्हारा हो गया है, तो उन्हें लगता है कि अब तो घोड़ा उसका हो ही गया, खड़क सिंह का। तो ये भाव उसके नजर आते हैं। इसमें विचार क्या है? इसमें पता चलता है कि बाबा भारती ने घोड़े के हस्तांतरण होता है लेन देन को एक पराजय की तरह देखा कि वे हार गए हैं और उनका घोड़ा उन्होंने ले लिया है, खड़क सिंह ने ले लिया है। यह दृष्टिकोण एक तरीके की हार मानने और अन्यायपूर्ण स्थिति का संकेत देता है कि यहाँ अन्याय हुआ है, जबरदस्ती उनका घोड़ा उनसे ले लिया गया, जिसमें स्वीकृति और विवशता की भावना है। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो विवशता में, मजबूरी की स्थिति में उन्हें उसने स्वीकार कर लिया है कि अब ये घोड़ा मेरा वो ले गया। तो यह विचार यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। उनके भाव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। यहाँ अर्थ है कि बाबा भारती जब अस्तबल की ओर अपनी कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उनसे कोई गलती हुई है। और यहाँ विचार क्या है? यह पंक्ति दर्शाती है कि कई बार किसी निर्णय या कार्य पर पहुंचने के बाद ही उसकी गलती का एहसास होता है। इसका अर्थ है कि कई बार हम अपनी भूल को तभी पहचानते हैं जब हम अपने निर्णय पर पूरी तरह पहुंच जाते हैं, जिससे सीखने और सुधारने का अवसर भी मिलता है, जिससे हम सीख सकते हैं कि अपनी गलती को कैसे सुधारें। अगले प्रश्न शुरू होते हैं हमारे सोच विचार के लिए। इनके उत्तर आप सोच विचार कर देंगे। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हुआ था? आंसर, बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था?
दोनों के आंसुओं में यह अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे और खड़क सिंह के आंसू दुख के आंसू थे, क्योंकि खड़क सिंह को पछतावा हो रहा था। अगला प्रश्न, दिनचर्या। दिनचर्या में बेटा 2 प्रश्न दिए गए हैं। दूसरे प्रश्न में आपकी दिनचर्या मांगी गई है। आप अपनी दिनचर्या खुद बनाएंगे कि आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए कि वे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक क्या क्या करते होंगे। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बाबा भारती क्या करते थे। बाबा भारती सुबह जल्दी उठ जाते थे, उसके बाद नहाते थे, उसके बाद वे मंदिर जाते थे और मंदिर जाकर वह भगवत भजन में लीन हो जाते थे। मंदिर से वापस आने के बाद वे अपने घोड़े का ध्यान रखते होंगे, घोड़े को नहलाते होंगे, उसको खाना खिलाते होंगे और फिर रात के समय तक वे अपने घोड़े के साथ समय बिताते हैं, घोड़े की रखवाली करते हैं और काफी रात होने के बाद वह अपने कुटिया में वापस चले जाते होंगे और फिर सुबह उठकर अपनी दिनचर्या शुरू कर देते होंगे। तो इस तरह बाबा भारती की दिनचर्या पूरी होती है। आप अपनी दिनचर्या भी पूरी कर मुझे लिख के दिखाएंगे। कहानी की रचना। कहानी की रचना के आधार पर एक प्रश्न यहाँ पूछा गया है जिसके उत्तर आप देंगे। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। फर्स्ट पॉइंट, संकल्प और समर्पण। मुझे कहानी में मुख्य पात्र की समर्पण और निष्ठा की भावना बहुत पसंद आई। भले ही वह भगवत भजन के लिए समय निकालता है, पर बचा हुआ समय घोड़े की देखभाल में लगाता है। यह दिखाता है कि कैसे हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ बाबा भारती को देखेंगे तो बाबा भारती के पात्र में समर्पण और निष्ठा की भावना है। जहां वह ईश्वर के प्रति समर्पित है, वहीं वह अपने घोड़े की भी देखभाल कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, विभिन्न दृष्टिकोण। इस कहानी में आपको अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग विपरीत दृष्टिकोण देखने के लिए मिलेंगे। जहां बाबा ने घोड़े को गर्व से दिखाया, वहीं खड़क सिंह ने उसे आश्चर्य से देखा। तीसरा पॉइंट, नैतिकता और न्याय। यहां आपको नैतिकता नजर आएगी और न्याय नजर आएगा। डाकू का स्वार्थी स्वभाव कहानी में एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह दर्शाता है कि कैसे कुछ लोग अपनी पसंद की चीजों पर कब्जा कर लेते हैं, जो कि नैतिकता और न्याय के खिलाफ है। यह पात्र के चरित्र को और भी वास्तविक और समझने योग्य बनाता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो बाबा भारती का स्वभाव नैतिकता से भरा हुआ है, जहां कहीं भी स्वार्थीपन नहीं है। फोर्थ पॉइंट, अवसर पर एहसास। जब पात्र ने अस्तबल की ओर जाते हुए अपनी भूल को महसूस किया, तो यह स्थिति मुझे बहुत सटीक लगी। यह दिखाता है कि कई बार हम अपने काम को करने के बाद ही उसकी गलती का एहसास करते हैं और यह हमें सुधारने का मौका देता है, हमें सुधरने का मौका मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। ख, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद। इस कहानी में आए संवाद के विषय में अपने विचार लिखिए। देखिए, कहानी में संवाद, संवाद क्या होता है बेटा? बातचीत। जब जो दो पात्र आपस में बात करते हैं तो वह संवाद कहलाते हैं। कहानी में संवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कहानी को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। संवाद पात्रों की भावनाओं, विचारों और उनके आपसी रिश्तों को व्यक्त करने में मदद करते हैं। यहाँ पर कुछ विचार दिए गए हैं जो कहानी के संवादों पर आधारित है। सबसे पहले पात्रों की भावनाएं व्यक्त करना। संवाद पात्रों की भावनाएं व्यक्त करते हैं। जैसे कि जब बाबा ने घोड़े को गर्व से दिखाया और खड़क सिंह ने आश्चर्य से देखा, तो इन संवादों से उनकी भावनाएं और दृष्टिकोण स्पष्ट होते हैं। यह संवाद पात्रों की मानसिक स्थिति को समझने में मदद करते हैं। सेकंड पॉइंट, पात्रों के चरित्र का निर्माण। संवादों के माध्यम से पात्रों के चरित्र का निर्माण भी होता है। जैसे जब डाकू अपने पसंदीदा वस्तु पर अधिकार जताता है, तो यह उसके स्वार्थीपन को दर्शाता है। इसी प्रकार बाबा भारती का यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका संवाद उसके आदर्शों और गंभीरता को प्रकट करता है कि वो कितना आदर्श है। उन्हें कहा ठीक है, अभी तुम्हारा हो गया, ले जाओ।
तीसरा, कहानी का विकास। संवाद कहानी की प्रगति और घटनाओं के विकास को भी दर्शाते हैं। जब पात्र अपनी भूल का एहसास करते हैं तो यह संवाद कहानी की दिशा और पात्रों के निर्णय को प्रभावित करते हैं। यह संवाद घटनाओं की श्रृंखला को व्यवस्थित करने में सहायक होते हैं। तो संवाद से कहानी का विकास होता है, संवाद से कहानी आगे बढ़ती है। संवादों का प्रभाव, अब क्या प्रभाव पड़ता है? अभी तक हमने पढ़ा कि पात्रों की भावनाएं व्यक्त होती हैं, पात्रों के चरित्र का निर्माण होता है, कहानी का विकास होता है और संवादों का प्रभाव क्या होता है। संवादों का बहुत स्पष्ट और सीधा प्रभाव पड़ता है दूसरे व्यक्तियों पर। कहानी में संवाद न केवल पात्रों के विचार और भावनाओं को व्यक्त करते हैं बल्कि वे पाठकों पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रभावशाली संवाद कहानी को और अधिक सजीव और यादगार बना देते हैं। कहानी यादगार बन जाती है संवादों के बल पर। हम महीनों महीनों सालों सालों कुछ संवादों को याद रखते हैं जो हमारे दिमाग पर असर करके जाते हैं, जैसे कि घोड़े के हस्तांतरण के समय का संवाद जो पात्रों की स्थिति और भावनाओं को स्पष्ट करता है, पात्र पाठकों को कहानी से जोड़ता है। तो संवादों का भी हम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आज हमने इस कहानी के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।